की चादर लपेट ली है तो ये मान लिए कि सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सत्ता की वापसी हो रही है। यानी सत्ता की वापसी, तृणमूल कांग्रेस का राज यानी ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। ममता बनर्जी के प्रति पश्चिम बंगाल की जनता का जो सरोकार और उनके कामों को लेकर, उनके धैर्यों को लेकर, उनके संयमों को लेकर जो सोच है वो सोच बलवती हो गई है और ये सोच कहती है कि पश्चिम बंगाल में फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस आ रही है, लौट रही है, ममता बनर्जी हैट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ मिलकर बंगाल में चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले फेज का मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे फेज का मतदान 1 अप्रैल को होने जा रहा है। 8 चरणों में होने वाले मतदान में जुमले के सहारे बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, TMC यानी ममता बनर्जी पर हमलावर है। चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं और पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल भी बता रहा है कि यहाँ सीधी टक्कर में बीजेपी ने अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस और लेफ्ट तीसरा स्थान पे है। ये तीसरे स्थान पर उसका होना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ममता बनर्जी भी कह रही है कि हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी भी कह रही है कि हमारा सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है। यानी कहने का मतलब कि जनता के सामने साफ आईना की तरह साफ हो गया है कि जनता को क्या करना है। जनता के सामने TMC है, ममता बनर्जी एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी है। जनता बंगाल की 10 साल के ममता के शासन और सेवा को देखेगी या फिर बीजेपी को एक मौका देकर, जिस तरह केंद्र में मौका देकर देखा है, परखा है, उसी तरह फिर एक बार बंगाल में भी मौका देने का जोखिम उठाना पसंद करेगी। ये पश्चिम बंगाल की जनता के सामने एक बड़ा सवाल बनकर चुनावी माहौल में तैर रहा है। प्रधानमंत्री जुमलों का सहारा ले रहे हैं। वो कहते हैं आशोल बंगला। जब प्रधानमंत्री आशोल बंगला कहते हैं और आशोल बंगला कहकर बंगाल के वोटरों को यानी 7 करोड़ 33 लाख मतदाताओं को के मन में अपनी जगह और अपनी पैठ बनाने के लिए आशोल बंगला कह के चुनावी मैदान फतह करने की कोशिश करते हैं, तो उसी समय यानी उसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अपने इंटरव्यू में, अपने बयानों में प्रधानमंत्री के उसी आशोल बंगला का मजाक उड़ा देते हैं। पश्चिम बंगाल के राजनेता कहते हैं कि बीजेपी की अगर सत्ता में जगह बनती है, बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में सत्तासीन होती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम वही करेंगे जो बहुसंख्यक को भाएगा, यानी हम बहुसंख्यक के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं आशोल बंगला, यानी जो उन्होंने 2014 में 2019 में कहा था सबका साथ सबका विकास। आशोल बंगला क्या है कि सबका साथ सबका विकास। बंगला में यही मतलब होता है। तो क्या प्रधानमंत्री जो कहना चाह रहे हैं वो जुमला है और बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं उसी जुमला साबित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है सबको साथ लेकर नहीं चला जाएगा, सिर्फ बहुसंख्यक को साथ लेकर चला जाएगा अगर उनकी सत्ता में वो आते हैं। तो अब जुमले के सहारा लेकर प्रधानमंत्री दूसरा जुमला जो है ममता बनर्जी पर हमलावर होने के लिए कहते हैं, ममता बनर्जी को निशाना साधते हैं और ममता बनर्जी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए, आरोप मढ़ते हुए और चुनावी प्रचार में उनसे बदनाम करने के लिए और तोलाबाज भाईपो कहते हैं। तोलाबाज भाईपो कह के ममता बनर्जी को बदनाम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें जनता के बीच में एक इस तरह से पेश किया जा रहा है ताकि लगे कि ये ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार करती है। ममता बनर्जी बेदाग है,
तो जाहिर सी बात है उस पर कोई हमला नहीं हो सकता है, ममता बनर्जी को बदनाम नहीं किया जा सकता, तो उनके भतीजे का सहारा लिया जाता है। इससे पहले तक ममता बनर्जी के साथ जितने भी सहयोगी थे उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता था, उन पर हमलावर हुआ जाता था, उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में मुलविस कहा जाता था। और आज जब वो लोग खुद बीजेपी में चले आए हैं तो अब भाई भतीजाबाद का आरोप लगाकर ममता बनर्जी के भतीजों पर आरोपों का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया और उसका ठिकरा ममता बनर्जी पर फोड़ा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने भाई भतीजाबाद में भतीजा को खुली छूट दी और उसने बंगाल को लूटने का काम किया है। अब सवाल उठता है कि आप जुमले के सहारे पश्चिम बंगाल को फतह करने की कोशिश करते हैं, सोनार बंगला और प्रगतिशील बंगला कहते हैं। प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद बलवती होती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो अब तक 70 साल में नहीं संभव हुआ है। जनता सुनती है, समझती है, जनता को संदेह ही नहीं होता, जनता हास्यास्पद भी बयान जनता को लगता है। क्यों कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने पे 2014 में कहा था, हमें एक मौका दीजिए और हम 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो हम सब करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। उन्होंने पेट्रोल के बढ़ते दामों पर, सब्जियों के दामों पे, दालों के दामों पे कांग्रेस निज सरकार को खूब घेरा था, खूब उसका मजाक उड़ा था, खूब जनता में आक्रोश भरा था। उस वक्त पेट्रोल के दाम कितने थे सबको मालूम है। आज पेट्रोल के दाम ही 100 पार नहीं किए हैं, बल्कि सरसों का तेल भी आसमान छू रहा है। गैस के सिलेंडर बढ़ गए हैं, महंगाई में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और एक भी चीज़ खाने की सस्ती नहीं हुई, बल्कि 40 से 60% तक उसके दाम बढ़ गए हैं। रोज़गार घट गया है, लोगों की तनख्वाह आधी नहीं, आधी से भी कम हो गई है। घर के परिवार जो 3 लोग काम करते थे आज तीनों के तीनों घर पर बैठे हुए हैं और जब रोज़गार ही नहीं है फिर वो महंगाई के मार भी झेल रहे हैं। गृहिणी रसोई की मार झेल रही है और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। और जब भी पेट्रोल बढ़ते हैं के दाम बढ़ते हैं, जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर कई चीज़ों पर होता है। यातायात में होता है, किराए में होता है और सामानों में होता है। हर चीज़ की दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। आप घर बनाएं तो घर के सामानों सीमेंट के दाम बढ़ जाते हैं, सरिया के दाम बढ़ जाते हैं, ईंटों के दाम बढ़ जाते हैं, लेबरों के दाम बढ़ जाते हैं। और फिर जब आपके सामने रोज़गार अपने आप में एक विकट समस्या है, महंगाई एक विकट समस्या है और कहीं नए रोज़गार का कोई सृजन नहीं है और कोरोना के नाम पर रोज़गार लगभग समाप्त हो गया। और जब आप देश बेच रहे हैं और जब आप निजीकरण कर रहे हैं और सब कुछ जो है प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, सब कुछ को बेच दे रहे हैं और फिर आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं 5 साल में 70 साल से ज़्यादा काम करूँगा, तो आप क्या देश की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को दिवा सपने दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं? जनता, पश्चिम बंगाल की जनता प्रधानमंत्री के इस आशय को समझ चुकी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के प्रति खुलकर जनता में कहीं कोई आक्रोश नहीं है। 10 साल सरकार चलाने का जो जोखिम ममता बनर्जी ने लिया है और उस जोखिम के साथ आज भी वो खड़ी है और जनता का उनको समर्थन मिल रहा है, यानी जनता ममता बनर्जी के 10 साल से प्रसन्न है। आप जुमलेबाजी के सहारे आशोल बंगला कह के, परिवर्तन बंगला कह के और उनके भतीजा को बदनाम करके आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। और चुनाव का जो समीकरण है, आप जिस चुनाव का समीकरण और जिस बयानों में जो 2019 की बात करते हैं कि 2019 की लोकसभा में आपने 18 सीटें लाई थी, आप ही की बात मान ली जाए, बीजेपी की ही बात मान ली जाए कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 5 साल के बनिस्बत, यानी 2014 के बनिस्बत बीजेपी का 2019 लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा वोट प्रतिशत था। लेकिन वो वोट प्रतिशत बीजेपी का जो भी रहा हो, तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी से 19 रही थी? नहीं। बीजेपी अगर लोकसभा के चुनाव में 42 में से 18 सीट लाई तो ममता बनर्जी उसी 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीट लाई, यानी वो आपसे 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, वो आपसे 22 है। और अगर आप उसी को आधार मानते हैं कि आपको
पश्चिम बंगाल की जनता ने लोकसभा के चुनाव में 18 सीटें दी है, तो उसी पश्चिम बंगाल की जनता ने उसी लोकसभा चुनाव में उसी 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें ममता बनर्जी को दी, तृणमूल कांग्रेस को दी, यानी आपसे वो 4 सीटें आगे थे। और उस 4 सीट का आप समीकरण भी निकाल लें तो भी ममता बनर्जी आपसे कम जो है 30 सीटों से आगे रहेगी। और जब वो आपसे 30 सीटों से आगे रहेगी तो आप किस बल पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, किस बल पर आप सत्ता आने की बात कर रहे हैं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को जो है 25-30 सीटें आएंगी तो वो आप उसके साथ सहयोग करके सीट बना लेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि लेफ्ट के साथ आप गठबंधन करके सीट बना लेंगे? कौन है जिनके साथ आप जो गठबंधन करके सीट बना लेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप जो है ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ जुमलेबाजी का सहारा ले रहे हैं। आप सीधी जनता से बात नहीं कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टो का कहीं जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो बना दिया है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं क्या क्या करूंगा। पश्चिम बंगाल में आप किसी समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधे हमलावर हैं, आप सीधे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप सीधे ममता बनर्जी के भतीजा को निशाना बना रहे हैं, आप सीधे ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं से घायल करवा रहे हैं, उन्हें धक्का दिलवाते हैं और उन पर हमलावर हैं, शब्दों से भी, हाथों से भी और हर तरह से। तो ये किस तरह की राजनीति है? सियासत में इस तरह का क्षरण क्या अच्छा है? आप तो बीजेपी तो आदर्श पार्टी के रूप में कहती है कि बीजेपी में आदर्श है। बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है। बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ जो है वो बाप बेटे को टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में तो बाप को भी टिकट मिला है और बेटे को भी टिकट मिला है। कई ऐसे उदाहरण हैं। इसी 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी थोड़ा सा अपनी गिरवा में झांके कि जो इस वंशवाद का वो मखौल उड़ाती रही है, जिस वंशवाद पर जो है वो खूब कांग्रेस पर हमलावर रही है, समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही है, राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर रही है, वो खुद वही वंशवाद के मुहाने पर है। वो भी टिकट दे रही है, वो बेटे को भी टिकट दे रही है, बाप को भी टिकट दे रही है। यानी बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ है। क्या बीजेपी आजकल अपने कहे हुए पे स्थिर नहीं रह सकती है, टिकी नहीं रह सकती है? क्या सोचती है बीजेपी कि वो जो कह देती है वो जनता उसे भूल जाती है? जनता 15 लाख की बात भूली है, न महंगाई की बात भूली है, न प्रधानमंत्री के किसी कथन को भूली है। जनता अब समझदार हो गई है, वो खामोश रहती है और खामोश रहकर अपना निर्णय लेती है। पश्चिम बंगाल की जनता भी समझदार है, बड़ी खामोशी के साथ है और उसे क्या करना है उसने अभी से तय कर लिया है। वो खुलकर मीडिया के सामने जब कुछ नहीं बोलती है तो मीडिया का एक आरोप लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में अराजकता है, पश्चिम बंगाल के वोटर ममता बनर्जी से डरे हुए, वो खुलकर ये बोल नहीं पा रहे कि हम किसको वोट दें। पश्चिम बंगाल की जनता अगर डरी होती तो खुलकर बताती कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो खुद नहीं डरती, ममता बनर्जी को डरा देती। जैसे पश्चिम बंगाल की जनता बोलती कि हम बीजेपी के काम से खुश हैं, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, केंद्र सरकार ने जो भी कहा वो सब पूरा किया है, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को इससे डर लगता कि जनता कहीं बीजेपी को वोट न दे दे। जब पश्चिम बंगाल की जनता खामोश है, खामोशी की चादर लपेट ली है, तो ये मान लिए कि सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सत्ता की वापसी हो रही है। यानी सत्ता की वापसी, तृणमूल कांग्रेस का राज, यानी ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। ममता बनर्जी के प्रति पश्चिम बंगाल की जनता का जो सरोकार और उनके कामों को लेकर, उनके धैर्यों को लेकर, उनके संयमों को लेकर जो सोच है वो सोच बलवती हो गई है। और ये सोच कहती है कि पश्चिम बंगाल में फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस आ रही है, लौट रही है। ममता बनर्जी हैट्रिक मार रही है। क्रिकेट की भाषा में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हैट्रिक मार रही है। यानी ममता बनर्जी का पहला साल, दूसरा साल और तीसरा जो है साल, चौथा साल, पाँचवा साल, यानी कंटिन्यू 5 साल जनता को आकर्षित किया है। और उसके दोनों कार्यकाल जनता के लिए और जनता के हित में रहें, यही वजह है कि जो विद्रोह और सरकार को लेकर जो संशय था जनता के मन में, न वो कोई विद्रोह है न कोई संशय है। जो कुछ है बीजेपी
वो बनावटी विद्रोह पैदा कर रही है, बनावटी अपने मीडिया के सहारे वो ममता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और हकीकत में जनता जो है वो पश्चिम बंगाल की शेरनी से खुश है। वो चाहती है कि ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री भी बने, और बीजेपी को यही खौफ सता रहा है। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी शक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ लगा चुकी है, ताकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से सत्ता से हटाकर हम उसके मनोबल को इतना तोड़ दें कि 2024 के चुनाव में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सके, वो बंगाल की शेरनी केंद्र को चुनौती नहीं दे सके, केंद्र में आ नहीं सके और मोदी को ललकार के मोदी को ही सत्ता से उखाड़ न फेंक सके। ये खौफ, ये डर बीजेपी का और उनके सहयोगी पार्टियों का और संघ का, ये डर जो है वो वाजिब भी है। वाजिब इसलिए है कि ममता बनर्जी अपने दोनों कार्यकालों में पश्चिम बंगाल का उत्तरोत्तर विकास किया है। उसने जो कहा वो पूरा किया है, और तीसरे टर्म में जब वो उस जनता की आकांक्षाओं को पूरी करेगी तो पश्चिम बंगाल की जनता उसे कहेगी कि दीदी अब तुम प्रधानमंत्री बनो, और पश्चिम बंगाल की जनता की बातों को दीदी सुनेगी और वो प्रधानमंत्री के लिए जब कूच करेगी तो दूसरे दलों का, सहयोगी दलों का, सेकुलर दलों का उनको समर्थन मिलेगा और देश की जनता भी उन पर विश्वास करेगी और ममता बनर्जी संभव है कि अगली प्रधानमंत्री हो। ये बात आम जनता को भी पता है, और ये बात बीजेपी को भी पता है, ये बात संघ को भी पता है, ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को यही बात उनकी रात की नींद को हराम कर चुकी है। और नींद की हराम हो चुकी इस नींद को फिर से सुकून की नींद सोने के लिए वो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान कर चुके हैं। पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी मिशनरी झोंक दी है, पूरी दौलत झोंक दी है, पूरा पैसों का खिलवाड़ किया है। उनके सारे सहयोगी को अपने पाले में रखकर ममता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी अपने मनोबल से इतनी पक्की है, वो चट्टान की तरह खड़ी है। नरेंद्र मोदी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, अमित शाह के सामने ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी है। उस चट्टान को कोई हिला नहीं पा रहा है, कोई डुला नहीं पा रहा है। वो सिर्फ जनता है उसे हिला और डुला सकती है, और इस बार जनता जो है उसके चट्टान की तरह खड़े रहने को सलाम कर रही है, सैल्यूट कर रही है। जनता के सामने ममता बनर्जी हिमालय की तरह खड़ी है और जनता उसे सैल्यूट कर रही है। तो दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल पे बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हमारे आपसे फिर निवेदन है, गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखें और हमें सलाह भी दें, अपने अनमोल सुझाव से अवगत की भी कराएं, ताकि हम अपने आप में भी अपने ज्ञान में परिमार्जन कर सकें और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें, बेहतर से बेहतर आपके लिए बात कर सकें, बेहतर से बेहतर आपकी बात करें। हम सिर्फ आपकी बात करते हैं, यानी देश की बात करते हैं। मुझे न सरकार से लेना न विपक्ष से लेना, हम तो हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।